हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर देखे थे जो कि बिहार विशेष से संबंधित था। और वो बिहार राज्य के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, बिहार राज्य की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें वो कारगर साबित होगा। उसमें अच्छे खासे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अक्टूबर महीने की करंट अफेयर देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि पिछली वाली जो वीडियो रही वो आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, उसको समझा भी होगा। और थोड़ा अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो कल वाली वीडियो जो रही उसमें हमने बिहार के अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर के बारे में बात की थी। ठीक है, अभी जैसे एग्ज़ाम है 26 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्ज़ाम है। इसके बाद सीडीपीओ का, बिहार पीसीएस का भी एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे बिहार में, जिसमें स्पेशल प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे करंट अफेयर से संबंधित। ट्रेडिशनल जो होंगे वो तो उसकी वीडियो बन रही और उसमें करीब हमने बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य पर हमने 8 से 10 वीडियो बना रख चुके हैं अभी तक, तो उसकी वीडियो बन रही है और करंट अफेयर भी इधर कवर करेंगे। तो अगर ओवरऑल आप सभी वीडियोज देख लेंगे तो ये है कि आपको कोई भी प्रश्न जो है मिस नहीं होगा, आपको सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। आज अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर है बिहार स्पेशल। इसमें देखेंगे क्या है। तो भाई ये दृष्टि का कंटेंट है। दृष्टि जो कि विश्वसनीय संस्था है दिल्ली की, हिंदी माध्यम वालों के लिए खास करके। ठीक है, तो उसी का ये पीडीएफ है और अक्टूबर 2021 बिहार संग्रह पे हम देखेंगे। इसके अगर हम अनुक्रम में बात करें, इसके जो क्या क्या विषय हैं अक्टूबर में, तो नीति आयोग की तर्ज पर रैंकिंग, बिहार में बेरोजगारी की स्थिति। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंजूरी मिल गई है। सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना पूर्णिया। गांगेय डॉल्फिन की गणना की गई है। गंगा जल उद्वाह योजना के बारे में बात करेंगे इसी में। पटना उच्च न्यायालय में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई, उसकी भी चर्चा करेंगे। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट पर चर्चा होगी। बिहार देश का पहला राज्य बना जहां सभी घरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर। ठीक है, अमित खरे जी हैं कोई, उन पर बात करेंगे। फिर बिहार में डायरिया का प्रकोप, बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह बात करेंगे। विपश्यना ध्यान पे बात करेंगे। कृषि यंत्र बैंक और मनरेगा कार्य में महिलाओं की 54% हिस्सेदारी पर भी चर्चा होगी। ये सारे टॉपिक हैं आपके अक्टूबर महीने के 2021 वाले, जो करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं तो इसमें हम जनवरी से उधर जुलाई तक का भी कवर करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं से कवर करेंगे हम, उसकी चिंता ना करिए। बस खाली अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग और वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप लोग जब ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से ध्यान में रखेंगे तब। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम अक्टूबर महीने का। नीति आयोग की तर्ज पर रैंकिंग है। ये चर्चा में रही है कि बिहार के योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं पेज, बिहार के योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग की तर्ज पर 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे प्रदेश में जिलेवार रैंकिंग करने की घोषणा की है। 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्य की भी प्राप्ति 2030 तक ही रखी गई है ना। प्रमुख बिंदु है इसमें क्या है कि यह रैंकिंग सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित 17 प्रमुख मानकों के क्रियान्वयन पर राज्य के जिलों की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए जारी की जाएगी। इस संबंध में योजना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर लक्ष्य को लेकर जिला सूचकांक फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा है। इसमें यह अवलोकन किया जाएगा कि गरीबी उन्मूलन,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे सतत विकास लक्ष्य के विभिन्न आयामों पर जिले की क्या उपलब्धि रही है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्य का मूल्यांकन के लिए जिला योजना पदाधिकारी को नोडल अधिकारी कौन बनेगा? तो जिला योजना पदाधिकारी बनेगा। वहीं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की जो निगरानी मॉनिटरिंग करेगी उसकी जिम्मेदारी होगी जिलाधिकारी के पास। उल्लेखनीय है, सतत विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। यह 2016 से 30 के लिए वैश्विक एजेंडा है, जो कि 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ ये ध्यान रखना है, किस बैठक में लागू किया गया ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी मॉनिटरिंग कौन करने वाला है, मूल्यांकन कौन करेगा, ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। बिहार में बेरोजगारी की स्थिति अगर देखें तो 1 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है, जिसमें खुलासा हुआ कि बिहार में अगस्त के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी 3.6% की कमी हुई है, जुलाई से अगस्त से सितंबर के बीच में, ठीक है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां अगस्त में बेरोजगारी कितनी रही 13.6%, सितंबर में हो गई है 10.3 सिर्फ 10%, 13.6 से 10% हुई। यदि बिहार में बेरोजगारी अब भी राष्ट्रीय औसत कितना है बेरोजगारी का 6.9%, जो इससे बहुत बड़ा है भाई, 10% है। आंकड़ों से भी यह भी स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में गांव की तुलना में शहरों में बेरोजगारी अधिक है, गांव से ज़्यादा बेरोजगारी शहरों में है, याद रखना। ग्रामीण बेरोजगारी घटकर 9% हो गई है ग्रामीण, लेकिन शहरी बेरोजगारी 16.9% है। ग्रामीण बेरोजगारी देखेंगे तो सिर्फ 9% है, लेकिन शहरी बेरोजगारी 16.9% हो गई है पिछले 3 माह, ठीक है। पिछले 3 माह की बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो दिए गए हैं वो नीचे चार्ट में देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बेरोजगारी पूरा आंकड़ा देखेंगे तो देखिए जुलाई में जो बेरोजगारी रही वो 13% रही है, अगस्त में 13.6% रही और सितंबर में आके ये 10% हो गई। शहरी बेरोजगारी 17.5 थी जुलाई में, अगस्त में 19.5 हो गई और सितंबर में घटी है 16.9% हो गई। ग्रामीण बेरोजगारी देखेंगे तो ग्रामीण बेरोजगारी जुलाई में 12.4 रही, अगस्त में 12.8 हुई और अब हो गई 9% सितंबर में, ठीक है। चलिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य हुआ। कैसी रिपोर्ट आई भाई नीति आयोग की? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा देश भर के जिला अस्पतालों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें बिहार की स्थिति सबसे खराब रही है, सबसे दयनीय स्थिति रही है। बिहार के जिला अस्पतालों में बेडों की संख्या देश भर में सबसे न्यूनतम है। प्रति 1 लाख आबादी पर सिर्फ 6 बेड हैं बिहार में। रिपोर्ट में प्रति लाख आबादी पर बेडों का राष्ट्रीय औसत जो है 22 है, लेकिन बिहार में 6 है। बेडों की उपलब्धता के मामले में शीर्ष स्थान पर देखा जाए तो दिल्ली है, 59 बेड है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर 33 बेड के साथ। निम्न स्थान पर बिहार 6 बेड और इससे अच्छी स्थिति है झारखंड की, 9 बेड है वहाँ पे। बिहार के औसतन 8 अस्पतालों में ही डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सर्विस की सुविधा उपलब्ध है बस, ठीक है, याद रखना। बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर क्रियाशील बेडों की संख्या के मामले में सदर अस्पताल सहरसा जो है वो शीर्ष पर है, बेडों की संख्या देखा जाए तो। बिहार में अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंजूरी दी गई। कैसे भाई? कि हाल ही में बिहार सरकार के अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सूबे में अति पिछड़ा निदेशालय के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके गठन अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं की जमीनी स्तर तक पहुंचाने में आसानी होगी और योजनाओं की अच्छी तरह से निगरानी भी की जा सकेगी, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिए कल्याण विभाग से अलग कर राज्य सरकार की ओर से विशेष विभाग का गठन किया गया था। ओके, विभाग ने क्या किया कि निदेशालय के संचालन के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के 446 पदों को मंजूरी दी, जिसमें 26 पद निदेशालय के स्तर पर और 420 पद क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए होंगे। सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया पूर्णिया। सभी पंचायतों में पुस्तकालय है, ऐसा जिला पूर्णिया बना भाई।
ये ध्यान रखना है। तो ये इसमें पहली रैंक तो आपको पता होगी कि पूर्णिया है। इसके आगे देख लें इसमें और कौन कौन है। तो बिहार का पूर्णिया जिला देश का पहला प्रथम जिला बना कि जहां की सभी ग्राम पंचायतों शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार की पहल पर जिले में 25 जनवरी से किताब दान अभियान चल रहा है। शुरुआत केनगर प्रखंड से हुई है कि केनगर प्रखंड की परोरा पंचायत से हुई है। इस अभियान के तहत जिले की सभी पंचायतों में पुस्तकालय होंगे। इस अभियान के तहत खोले गए पुस्तकालयों का निरीक्षण जो होगा 29 सितंबर 2021 को नीति आयोग की एक टीम द्वारा भी किया गया। इस अभियान से साक्षरता के मामले में पिछड़े इस जिले में शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। गांगेय डॉल्फिन की गणना हुई है 5 अक्टूबर 2021 को भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा। गांगेय किसके द्वारा? भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा। कब? 5 अक्टूबर 2021 को क्या मनाया गया? गांगेय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गांगेय डॉल्फिन गणना करने की घोषणा की। इन्होंने क्या कहा कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तथा डॉल्फिन संरक्षण संवर्धन कार्य को संपादित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन भी किया जाएगा। आपको पता है कि सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गंगैटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कहां से कहां तक भाई याद रखना? सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के बीच में लगभग 60 किलोमीटर के एरिया है जिसे गंगैटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिकों, वन विभागों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। विदित है कि गांगेय डॉल्फिन को भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित हुआ? 2009 में, याद रखना। IUCN की रेड लिस्ट में गया है और ये लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में। ठीक है। गंगा जल उद्वाह योजना क्या है भाई? 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा जल उद्वाह योजना शुरू हुआ है भाई। समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में जल संसाधन विकास के सचिव संजीव हंस ने बताया कि मूल योजना का काम मार्च 2022 तक पूरा होगा। जल वितरण का काम जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। हथीदह, मोहनाजे, तेतर, अबगिल्ला तक कुल 150 किलोमीटर की पाइपलाइन में से लगभग 118 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। कहां से कहां तक भाई? हथीदह, मोहनाजे, तेतर, अबगिल्ला। याद रखना ये जगह का नाम है बिहार में। ठीक है। तो 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसमें से 118 किलोमीटर पूरा हो चुका है। विदित हो कि गंगा जल उद्वाह योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसके द्वारा कहां कहां राजगीर, गया, बोधगया, नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। भैया कौन कौन सा जिला है? राजगीर है, गया है, बोधगया है, नवादा है। इन 4 जिलों में गंगा जल उद्वाह योजना के तहत इन चारों जिलों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने की कोशिश है बिहार सरकार की। ठीक है। जिसमें 150 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसमें 118 किलोमीटर पाइपलाइन का काम पूरा भी हो चुका है। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है भाई। 6 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडे और रजिस्ट्रार विजिलेंस सुनील कुमार पंवार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया। 2 लोग हैं भैया, नाम याद रखना। ठीक है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए कुल स्वीकृत पदों की संख्या हो गई 53, जिनमें से मुख्य न्यायाधीश सहित केवल 19 न्यायाधीश ही पदस्थापित थे। 2 जजों की नियुक्ति से अब इनकी संख्या हो गई है 21, मतलब 53 है, लेकिन अभी भी 21 ही जज हुए हैं 2 की नियुक्ति के बाद भी। 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर का पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया और वहीं पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरण हुआ है। पटना उच्च न्यायालय में मुकदमों की बढ़ती संख्या, न्यायाधीशों की कमी के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। अब 2 नए जजों की नियुक्ति से सुनवाई में थोड़ी शीघ्रता आने की संभावना है। ठीक है। आगे चलते हैं।
प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट क्या है भाई ये? हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पहली बात बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को, ठीक है। राज्य में दवाओं की कालाबाजारी मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन होगा। किसके अधीन होगा? औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन। क्यों होगा? कालाबाजारी मनमानी कीमत वसूली करने पर नियंत्रण रखने के लिए। राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम करेगा। कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी होगी भाई। दवाओं की गुणवत्ता, सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी इसका कर्तव्य होगा। इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वां राज्य बन गया है। ऐसी यूनिट बनाने वाला बिहार जो है देश का 16वां राज्य बना। इससे पहले कौन कौन से राज्य भाई? उत्तर प्रदेश भी है, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इस तरह की यूनिट का गठन किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। बिहार देश का पहला राज्य बना जहां सभी घरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है। राज्य के सभी घरों में प्रीपेड संबंधी मीटर संबंधी ऊर्जा विभाग मीटर लगाने के लिए ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। 1110 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को अगले 42 महीने में पूरा करने का लक्ष्य 42 महीने में पूरा करना है, ठीक है। परियोजना के पूरा होते ही बिहार देश का पहला राज्य ऐसा बन जाएगा जहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगे होंगे, ठीक है। प्रीपेड मीटर लगाने का काम क्या होगा? साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, एनजी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। कौन कौन सी कंपनी कर रही है याद रखना? नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। याद रखना, खर्च का वहन बिजली कंपनियां करेंगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3% की छूट भी दी जाएगी। ओके, ठीक है भाई। चलिए आगे अमित खेर हैं कौन भाई, देख लेते हैं इनके बारे में। 12 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा अमित खेर की प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी हुआ है। 1985 बैच के बिहार झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। याद रखना, 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए। इनकी प्रमुख उपलब्धियां योगदान रहे कि बिहार के चारा घोटाला को इन्होंने उजागर किया था। देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नया स्वरूप देने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया भाई। इनके उपलब्धियां हैं ये, थोड़ा इनका योगदान रहा तो ध्यान रखना है। बिहार में डायरिया का प्रकोप। बिहार के औरंगाबाद के बाद पश्चिमी चंपारण में डायरिया का मामला सामने आया, तीव्र वृद्धि से देखा गया है, ठीक है। औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डायरिया होने पर व्यक्ति बार बार उल्टी दस्त करता है, जिससे डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डायरिया के लिए विविध प्रकार के जीवाणु, विषाणु, परजीवी, सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन? जीवाणु, विषाणु और परजीवी, सूक्ष्मजीव। याद रखना, ABCD और E वाला ऑप्शन भी होता है वहाँ पे बिहार PCS में, ठीक है। उदाहरण के लिए रोटावायरस और नोरोवायरस, नाम भी याद रखना भाई। डायरिया संक्रमण संदूषित भोजन करने, याद रखना, संदूषित भोजन करने, प्रदूषित जल पीने, व्यक्ति से व्यक्ति में गंदगी और अस्वच्छता का परिणाम है। डायरिया का स्वच्छ जल पीने, स्वच्छता बनाए रखने, ओरल रिहाइड्रेशन आदि के द्वारा उपचार किया जा सकता है, ठीक है। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह 21 अक्टूबर को 2021 को भाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने पर आज शताब्दी समारोह का उद्घाटन किए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति विधान परिषद में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास हुआ। कहाँ पर हुआ? विधानसभा परिसर में हुआ, याद रखना। 25 फीट ऊंचा भी है। मुख्य भवन के 100 वर्ष पूरे होने की याद में की जा रही। विधानसभा का यह भवन 1920 के मार्च महीने में बनकर तैयार हुआ था। याद रखना, कब बना था भाई? 1920 के मार्च महीना में।
बिहार उड़ीसा प्रांत को 1920 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के नवनिर्मित भवन में पहली बैठक हुई और वर्तमान में 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। याद रखना, 7 फरवरी 1921 को हुई पहली बैठक में, 7 फरवरी जो पहली बैठक हुई तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने गवर्नर के तौर पर उसमें भाग लिया और अंग्रेजों के समय यह भवन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आने के बाद क्या हुआ कि बिहार उड़ीसा को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और बिहार के पहले गवर्नर कौन बने? बिहार के पहले गवर्नर, जब बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो उस समय बिहार के पहले गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव 1952 में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई और तब विधानसभा में 331 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 243 हैं। इतालवी पुनर्जागरण शैली में बिहार विधानसभा के इस भवन का निर्माण हुआ है। याद रखना, इसमें समानुपातिक संतुलन दिखता है। लंबे लंबे गोलाकार स्तंभ, अर्धवृत्ताकार मेहराब इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इस भवन में एक निश्चित अंतराल पर कटमार्क हैं जो इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। विशेषज्ञों की नज़र में यह इंडो सार्वजनिक शैली का विस्तार। विधानसभा का सदन जो है ना, का कार्यवाही हॉल अर्धगोलाकार शक्ल में है। विधानसभा परिसर में 3 हॉल और 12 कमरे हैं। वास्तुविद इसके कौन है? A.M. मिलवुड। याद रखना, डिजाइन तैयार की थी। इसकी आंतरिक संरचना 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी। ठीक है, पहले हिस्से में विधानसभा, दूसरे में विधान परिषद है। ठीक है, विधानसभा भवन के अगले हिस्से की लंबाई है 230 फीट। विधान मंडल के भवन को 1935 के नियम के बाद 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला बन गया विधानसभा, दूसरा बना विधान परिषद। श्री कृष्ण सिंह जो हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। याद रखना, इनके मुख्यमंत्री काल में 18 सितंबर 1947 विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश हुआ और 1950 में भूमि सुधार कानून पास हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करीब 2 साल तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। याद रखना, राष्ट्रपति महोदय जो हैं बिहार के राज्यपाल रहे 2 साल तक। इसके बाद वो राष्ट्रपति हुए। इनसे पहले जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल से राष्ट्रपति बने थे। मतलब बिहार के 2 राज्यपाल ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो एक भैया कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं और दूसरे हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, चलिए, विपश्यना ध्यान क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाए गए शताब्दी समारोह में विपश्यना ध्यान, इसी उपलक्ष्य में 15 दिनों की सरकारी छुट्टी देने की घोषणा हुई। इन्होंने कहा कि पटना जंक्शन के बाद बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। कहाँ पे? पटना जंक्शन के पास। ओके, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 15 दिनों की छुट्टी इसमें दी जाएगी और ये पटना जंक्शन के पास बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। ठीक, बुद्ध स्मृति पार्क में क्या होगा? करुणा स्तूप, बुद्ध स्मृति संग्रहालय का निर्माण भी कराया गया। इससे पहले मेडिटेशन केंद्र भी बनाया गया था, फिर बाद में इसे विपश्यना केंद्र बनाया गया। करुणा स्तूप में 5 देश कौन कौन से? जापान, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड से लाए गए भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है। करुणा स्तूप में 5 देश कौन कौन से हैं? जापान, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड से भगवान बुद्ध के जो अवशेष लाए गए उनको रखा गया है। इसके अलावा दलाई लामा द्वारा लाए गए बोध वृक्ष भी यहाँ लगाए गए। इस केंद्र में 10 दिनों का रहना खाना बिल्कुल फ्री होता है। फिलहाल बिहार के 5 जगहों पर विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। इनमें पटना के अलावा बोधगया भी है, मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली में भी सेंटर खोले गए हैं। याद रखना, कहाँ कहाँ है विपश्यना केंद्र भाई? बिहार में। विपश्यना जो है ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। अर्थ होता है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वो वास्तव में है। इसे 2500 साल से भी पहले गौतम बुद्ध ने खोजा था। इसका उद्देश्य है मानसिक अशुद्धियों को पूर्ण उन्मूलन और पूर्ण मुक्ति के बाद का सुख। गौरतलब है कि भगवान बुद्ध ने ध्यान की विपश्यना साधना से बुद्धत्व प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में से एक विपश्यना जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा नहीं देती है।
मतलब जीवन की सच्चाई से भागने की शिक्षा नहीं देती है विपश्यना, बल्कि यह जीवन की सच्चाई को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, चलिए आगे कृषि यंत्र बैंक है, इसके बारे में देख लें। तो मुख्यमंत्री जी जो हैं बिहार के, उन्होंने क्या किया कि रबी महाअभियान प्रारंभ करते ही कृषि विभाग ने क्या किया, इसके लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा कर दी। रबी महाअभियान चला है। कृषि विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के 13 जिलों में, भाई याद रखना, 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित होंगे। इन यंत्र बैंकों की स्थापना बिहार के कहाँ, नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी जिलों में की जाएगी। तो कौन कौन से जिले इसमें हैं भाई, वो याद रखना। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, ये 13 जिले हैं। इसमें यंत्र बैंक की स्थापना किसान समूहों के माध्यम से की जाएगी और इन समूहों के द्वारा कृषि यंत्र आसपास के किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। ठीक है, कृषि यंत्र बैंकों के लिए सरकार 80% अनुदान भी देगी भाई, जिसकी अधिकतम सीमा होगी 8 लाख रुपया। इसके अतिरिक्त पटना और मगध प्रमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाने का प्रावधान है। कहाँ, पटना और मगध प्रमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर। उपरोक्त दोनों योजनाओं की शुरुआत इसी रबी मौसम में की जाएगी। रबी मौसम है, रबी जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, मौसम में की जाएगी। तकनीकी ट्रेनिंग के लिए 40,000 किसानों का एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा, जिसमें उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि के लिए कृषि के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं को फील्ड में ले जाकर दिखाया जाएगा। तो भाई याद रखना, कितने जिलों में, 13 जिलों में चलाया जा रहा है। 328 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना होगी। साथ में पटना और मगध प्रमंडल के में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। मनरेगा कार्य में 54% महिलाओं की हिस्सेदारी आई भाई। प्रकाशित आंकड़ा है बिहार में कि मनरेगा कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक रही, मतलब 54%। तो पुरुष कितने, 46 रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में अभी तक राज्य में 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस का सृजन हुआ है। महिलाओं की भागीदारी 54% की है। वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के निबंधन में यह खुलासा हुआ कि निबंधन कराने वाले 75 लाख कामगारों में भी आधे से अधिक महिलाएं हैं। निबंधन कराने वालों में पुरुषों की जो भागीदारी है 42.83% है, वहीं महिलाओं की 57.17% है। आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में से सबसे अधिक कामगारों में निबंधन कराया, जो कुल कामगारों का लगभग 50% है। इसके बाद निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों का स्थान आता है, जिससे जुड़े लगभग 11 लाख कामगारों ने निबंधन कराया है। विदित हो कि बिहार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भाई पूरा हुआ अक्टूबर महीने का। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे, कल नवंबर का देख लेंगे, नवंबर के देखेंगे, फिर उसके बाद हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च एक साथ कर देंगे, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, 2-3 वीडियो में जनवरी से लेकर जुलाई तक का कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भाई वीडियो ध्यान से सुनिए, और ये इसकी पीडीएफ हम दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे ना, पीडीएफ दे देंगे, तो इसलिए पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ हम दे देंगे आप लोगों को। और अच्छे से पढ़िए और मस्त रहिए, खुश रहिए। एग्ज़ाम में भाई जैसा भी हो कोशिश करिए कि पेपर निकल जाए। ठीक है, क्योंकि हम घोल के नहीं पिलाएंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।